नमस्कार, जय हिंद। मैं प्रीत मनी और आप देख रहे हो उड़ान विद प्रीत मनी यूट्यूब चैनल। और आज हमारे साथ हैं प्रगति मैम, जिन्होंने इस बार एएफओ में एएफओ 2022-23 में जिनका रैंक आया है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में इन्होंने इनकी पोस्टिंग हुई है। तो सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस लाइव सेशन में। थैंक यू सो और मच। मैम सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा और अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। श्योर। हेलो एवरीवन। मैं प्रगति की सुधाकर गजबार। बेसिकली मैं महाराष्ट्र से हूँ और दिस ईयर मेरा एएफओ में सिलेक्शन हुआ है। मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुझे अलॉट हुआ है। और बीएससी एग्रीकल्चर मैंने डॉक्टर पीडी के वी अकोला से ही किया है। देन आफ्टर दैट उसके बाद मैंने मेरा जो एमएससी है वो मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी से किया है। मेरी एमएससी की डिग्री आईआरआई से है। अच्छा मैम, अब हम लोग आते हैं एग्जाम की तरफ थोड़ा सा। तो मैम सबसे पहले एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी पे हम बात करते हैं कि एफओ का आईबीपीएस का जो एग्जाम होता है उसको कौन कौन से लोग जो हैं वो दे सकते हैं। अम, जो जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर किया है वो लोग दे सकते हैं, और जो अलाइड ब्रांचेस है एग्रीकल्चर की, लाइक हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फिशरीज है, ऐसे जो अलाइड सब्जेक्ट्स है वो उनकी डिग्री जिसमें वो है वो लोग भी दे सकते हैं ये एग्जाम। यस तो मैम। जिनकी डिग्री मैम कंप्लीट हो चुके हैं वही अप्लाई करें। अच्छा मैम, एफओ का जो फॉर्म है वो एक साल में आता है या फिर अल्टरनेट करके आता है, हर साल आता है या फिर अल्टरनेट करके आता है। एएफओ की जो वैकेंसीज है, जो आईबीपीएस हर साल निकालता है, वो लगभग नवंबर वगैरह में हर साल नोटिफिकेशन आती है उसकी। और प्री का एग्जामिनेशन यूजुअली दिसंबर में हो जाता है उसका। यस मैम। मैम थोड़ा सा आप एग्जाम के पैटर्न के बारे में और एग्जाम के स्टेजेस के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, एएफओ के एग्जाम में मेनली 3 स्टेजेस होते हैं, जो कि फर्स्ट है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, देन सेकंड है मेंस एग्जामिनेशन, एंड देन थर्ड पार्ट है इंटरव्यू, जो कि हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। और जो यस। हमारा प्री रीजनिंग एंड इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उसमें हमें सेपरेट कट ऑफ भी क्लियर करना होता है और ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना होता है, जिसमें कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। एंड मेंस एग्जामिनेशन में टोटल एग्रीकल्चर होता है, और उसपे कुछ करंट अफेयर्स भी होते हैं, उसमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो टोटल 60 मार्क्स के 60 क्वेश्चंस होते हैं, और उसमें भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। और और इंटरव्यू जो है वो टोटल यूजुअली 100 मार्क्स का होता है। फिर वो फाइनल रिजल्ट के टाइम पे 20 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और जो हमारा मेंस एग्जामिनेशन है, जो कि 60 मार्क्स का होता है, तो उसका फाइनल रिजल्ट निकालते टाइम उसको 60 वाले मार्क्स को 80 में कन्वर्ट किया जाता है। इस तरह जो हमारी मेरिट आती है, जो कि हमारा सिलेक्शन होता है, ओवरऑल जो कट ऑफ लगता है फाइनल सिलेक्शन का, तो उसमें मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स ही कैलकुलेट किए जाते हैं। यस मैम। और जैसे मेंस की बात करें तो मेंस के लिए आपने क्या क्या पढ़ा था और कहाँ से पढ़ा था, उसका रिसोर्स भी मैम थोड़ा सा बताइएगा कि कहाँ से पढ़ा जी। था किन चीजों को। हाँ, जी मैंने तो मतलब मेरा कैसे, मैं आईसीआर स्टूडेंट थी ना, तो मेरा कैसे वो जेआरएफ वाला प्रिपरेशन था उस टाइम पे। तो मेरा एग्रीकल्चर नॉलेज मतलब बेस था मेरा। तो मुझे ओके। अभी तो ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ा, मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो हम्म। अगर आप बेसिक से शुरुआत करना चाहते हैं तो आप अरुण कात्यायन पढ़िए, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों पढ़िए। और फिर उसके बाद अगर आपको ऐसे लगता है कि आपका जो एग्री का नॉलेज है वो ठीक ठाक है, तो आप निमराज सुंदा पढ़िए। फिर और वो लोग भी पढ़ सकते हैं जिनका अभी जिन्हें बस कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, उन्होंने हम्म। शुरुआत करनी चाहिए अरुण कात्यायन से। फिर उसके बाद यस। निमराज सुंदा पढ़िए। मैंने तो ये दो ऑथर्स की बुक्स ही रेफर की है। और करंट अफेयर्स के लिए आप कोई अच्छे टेलीग्राम चैनल्स है जिन पे करंट अफेयर्स के जो डेली न्यूज आते हैं, जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड है मेनली, वो कीजिए।
और स्कीम्स भी पढ़िए जो करंटली चल रही है। अभी कोई स्कीम का कोई, चलो फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट है, या फिर कोई स्कीम अभी अलॉटमेंट हुई है या इंस्टॉलमेंट पे कर दी गई है, तो उसका वो स्कीम का जो स्टैटिक पोर्शन है वो कवर कीजिए। क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, अगर करंट से क्वेश्चन नहीं आया तो स्टैटिक से क्वेश्चन किया जा सकता है। तो इस यस तरह मैम। से आप करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। और जैसे मैथ, रीजनिंग या फिर इंग्लिश की बात कीजिए, क्वार्ट्स की बात की जाए, तो ये सब चीजें कहाँ से पढ़नी चाहिए? अ, ये सब चीजें आप मतलब अगर यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, मतलब जिनको ये पॉसिबल नहीं है कि वो क्लास लगाए, एक्चुअली मैंने भी क्लासेस वगैरह कुछ नहीं किया है, मैंने सेल्फ स्टडी करके ही एग्जाम क्लियर किया है। तो आप मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए यूट्यूब के जो फ्री लेक्चर्स होते हैं वो देख सकते हैं, जो कि मैंने भी वैसे ही किया है। और फिर टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज यस। मैं बोलूंगी कि ज्वाइन कीजिए और उस टेस्ट को सीरियसली लीजिए। और अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो उस पे ज्यादा फोकस मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमें स्मार्टली खेल के जाना है। प्री का बस हमें कट ऑफ क्लियर करना है, उसका कोई स्कोर ज्यादा कुछ मैटर नहीं करता। बस कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए उसमें, कि सेपरेट कट ऑफ भी निकल जाए और ओवरऑल भी निकल जाए। आपका जो पार्ट स्ट्रांग है, चलो अगर इंग्लिश स्ट्रांग है तो इंग्लिश के ज्यादा अटेम्प्ट कीजिए, अगर कॉन्ट स्ट्रांग है तो कॉन्ट्स के ज्यादा अटेम्प्ट कीजिए, और रीजनिंग है तो रीजनिंग के ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सेपरेट भी निकालिए कट ऑफ और ओवरऑल भी निकाल सकते हैं। यस मैम। अ, हाँ मैम। जैसे आपने कहा कि टेस्ट सीरीज देना चाहिए, तो टेस्ट सीरीज बहुत सारे होते हैं, लेकिन कहाँ टेस्ट सीरीज देना चाहिए, ये चीजें थोड़ा सा ये रहता है। क्योंकि बहुत लोग भटक जाते हैं, हर जगह का लेते रहते हैं, यहाँ का ले वहाँ का ले। लेकिन आपने उन पेजेस से गुजरा है तो वो आपको पता होगा कि कहाँ का क्या अच्छा है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आप बता दीजिए मैम। जी, अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे एक फ्रेंड ने लिया था, मतलब उन्होंने तो एग्री कोचिंग चंडीगढ़ का लिया था। मुझे अभी नाम बताना पड़ रहा है। तो फिर वो मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ उनका आईडी शेयर किया था, तो फिर मैंने उसी के आईडी से कर दिया था, मतलब टेस्ट वगैरह हम ऐसे ही सॉल्व करते थे। तो आप ऐसे शेयरिंग में भी ले सकते हैं। वैसे भी वो प्री की कुछ ज्यादा महंगी नहीं रहती, वो बस शायद 100 रुपीज वगैरह ऐसे कुछ था। पर मैंने तब पहले नहीं लिया था, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि टेस्ट सीरीज वगैरह देना चाहिए। तो फिर उन्होंने मेरे उनका ही आईडी मुझे शेयर किया था। तो फिर इस तरह से हमने वैसे टेस्ट सीरीज का किया था। और मेंस के यस। लिए भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। मेंस के लिए तो मैंने, मतलब जो भी फ्री में अवेलेबल है मटेरियल, यूट्यूब सॉरी इंटरनेट वगैरह पे, कोई टेलीग्राम ग्रुप है उस पे टेस्ट सीरीज आती है। और कुछ मैं बताऊंगी अभी कि गाइडली की भी जो टेस्ट सीरीज है, मतलब वो फ्री हम्म। में कंडक्ट किए थे उन्होंने। तो वो डेली बेसिस पे एक टेस्ट रखते थे, और उसके उसकी रैंकिंग वगैरह भी मतलब रिलीज करते थे वो रिजल्ट के टाइम पे। तो इस तरह से आपको पता चल सकता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, या आपकी क्या पोजीशन है। तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो टेस्ट सीरीज मस्ट है। यस मैम। और इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश को आपने कहाँ से पढ़ा था? इंग्लिश पे थोड़ा सा बताइए मैम। एक्चुअली मैंने इंग्लिश के लिए ऐसे कुछ सेपरेट पढ़ा नहीं है, बस आप अपना हम्म। वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए तो आप अच्छा। कर जाएंगे। हाँ, बस ये। रीडिंग। हाँ, मेरी एक स्ट्रेटजी रहती है कि मैं, मतलब हाँ। अभी जो मुझे सिंपल लगता है कि मैं ग्रामर के क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट कर लूंगी, क्योंकि वो हमको टाइम लिमिट भी रहता है हमारे पास कि हमें 40 मिनट्स में इतने क्वेश्चन करने हैं। तो हाँ पूरे मैम। क्वेश्चन हम 50 क्वेश्चंस के थ्रू पूरा गो थ्रू होना चाहिए, सब क्वेश्चंस अच्छे से रीड कर लेने चाहिए, ये सब चीजें भी होती है। तो आप यहाँ पे ये काम कर सकते हैं कि आपको क्या पार्ट, कौन सा पार्ट सिंपल लगता है कि वो पहले अटेम्प्ट कीजिए। जैसे कि मैं वोकैब के क्वेश्चंस है, इंग्लिश की बात करें तो वोकैब है, ग्रामर है, तो ये हम पहले सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हम पहले ही पैसेज सॉल्व करने के लिए देख ले, तो फिर हमारे पास क्या होता है कि हम वो पैसेज में ही उलझ जाते हैं। टाइम। तो या 10 मिनट जो है, या फिर चलो मान लो मैक्स टू मैक्स 12 to 13 मिनट्स, तो हम ऐसे पैसेज
पैसेज रीड करने में और वो 10 क्वेश्चंस उसके सॉल्व करने में लगा देते हैं। तो मैंने ऐसे किया है कि मैं पहले बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ किए थे, और बाद में मैंने पैसेज लिया था, क्योंकि फिर मेरे पास जो टाइम बचा था वो मैं पूरा यूटिलाइज पैसेज में करूंगी। फिर आराम से वैसे तो क्वेश्चंस हो जाते हैं, क्योंकि ग्रामर या जो वोकैब है उसका हमें या तो पता होता है या नहीं पता होता है, तो हमारा ज्यादा वहां पे टाइम वेस्ट नहीं होता। तो ऐसे हम कर सकते हैं इंग्लिश के लिए। और मैथ्स के लिए मुझे जो पार्ट सिंपल लगता था, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन है, या तो ऐसे थोड़ा रेशियो वगैरह है, परसेंटेज है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ये वाले जो टॉपिक है ये मुझे सिंपल लगते थे, तो मैं ये क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करती थी। और बाकी तो मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ कि बाकी सब मैंने छोड़ दिए थे, बाकी मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए, क्योंकि अगर हमें कॉन्फिडेंस नहीं है उस चीज के बारे में तो हम वो तो अटेम्प्ट फिर ना ही करें तो बेटर है, ना ही क्योंकि करने वो, बेनिफिट है। हाँ, हाँ, क्योंकि उसमें फिर आपका कट ऑफ के ना निकलने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हाँ जिस पे आपको कॉन्फिडेंस है बस वही सॉल्व कीजिए। बाकी का फिर अगर 50-50% लग रहा है आपको कि मतलब 50% है चांस, तो तब रिस्क लीजिए, ये कैलकुलेटेड रिस्क है, बस ब्लाइंडली अटेम्प्ट मत कीजिए। यस मैम। अब हम लोग थोड़ा इंटरव्यू की तरफ आते हैं। मैम, इंटरव्यू के बारे में आप बताइए कि इंटरव्यू में कहा जाता है कि ये पूछा जाता है, वो पूछा जाता है, रियल में आप बताइए कि क्या पूछा जाता है मैम। एक्चुअली इंटरव्यू में जो पैनल मेंबर्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। मतलब हमें ये बताया जाता है कि, मतलब हमें भी बताया जाता था कि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे पूछेंगे, वैसे पूछेंगे, ये पूछेंगे, वो पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। वो बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। और जिन लोगों का एमएससी हुआ है उनके लिए तो मतलब ये एक बेनिफिट है कि वो उनकी एमएससी के इर्द गिर्द ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं उनके सब्जेक्ट से। अगर आप एमएससी पास आउट है तो आप अपने एमएससी का जो टॉपिक है, रिसर्च टॉपिक जो है, या जो एमएससी के कोर्सेस है उसको अच्छे से पढ़ के जाइए। आपका ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि एमएससी पे क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो क्योंकि आपने मेंस की पढ़ाई की है तो ज्यादातर वो क्वेश्चंस पूछते नहीं है। जैसे कि टेक्निकल नॉलेज के बारे में है तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते, जनरल ही क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे कि आरआरबीज वगैरह का क्वेश्चंस मुझे पूछा गया था कि आरआरबीज क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, जो कि नॉर्मली हम अगर हमने मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से की है तो हमें पता ही होता है वो चीज के बारे में। और बैंकिंग के भी बेसिक ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी हम लोग कैसे बैंक में ज्वाइन नहीं हुए हैं ना, हम ज्वाइन करने वाले हैं। तो बस हमें बस बेसिक पता होना चाहिए बैंकिंग का, जैसे कि डेफिनेशंस वगैरह है, क्या क्या है, क्या है बैंक, क्या है, या तो फिर अकाउंट क्या है, फिर अकाउंट के टाइप्स कौन से हैं। मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि कासा क्या है, मतलब करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, ऐसे यस सिंपल मैम। क्वेश्चंस पूछते हैं। या तो फिर आरटीजीएस, ये नेफ्ट वगैरह, ये सब ऐसे बेसिकली क्वेश्चंस पूछते हैं। हाँ और मैम। मॉक इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू के अगर हम बोले तो ऐसे प्रिपरेशन ऐसे नहीं की जाती है, बस आप मॉक अच्छे से दीजिए। मॉक मिनिमम मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 या फिर 5, मैक्स टू मैक्स 5 मॉक्स सफिशिएंट है। यस मैम। तो मॉक्स भी, और मॉक इंटरव्यू भी देने चाहिए। मैम, इंटरव्यू में पर्सनल डिटेल वगैरह से भी कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, वहां से, इस तरह का कुछ, जी, इस जी। तरह का भी। आप वो डिपेंड करता है आप अपना इंट्रो कैसे दे रहे हैं। यूजुअली इंट्रोडक्शन में हमें अपना नेम मेंशन करना होता है, अपना प्लेस मेंशन करना होता है, देन आपका एजुकेशन वगैरह। जैसे यूजुअली एजुकेशन में बस ग्रेजुएशन, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन इनफ है। बाकी कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि स्कूलिंग वगैरह ये सब वो सब इतना बताना नहीं है। उनके पास भी टाइम लिमिट होता है, बहुत सारे बच्चों का लेना होता है, तो ज्यादा लेंदी मत कीजिए। बस नेम, प्लेस, अपना एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, बस मदर फादर क्या करते हैं, इतना, और आपकी हॉबीज क्या है, 5 यस चीजें मैम। सफिशिएंट है। यस मैम। जैसे मैम बात करें कि एएफओ का जो इंटरव्यू होता है वो लगभग कितने मिनट का होता है, टाइम का थोड़ा बता वो, दीजिए। हाँ, जी,
यूजुअली जो एवरेज टाइम है ओवरऑल, जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह है या फिर जो सीनियर्स वगैरह से पता है, तो उतना 8 to 10 मिनट्स का होता है। कहीं कहीं पे मतलब वो डिपेंड भी करता है कि कौन से स्टेट में वो पैनल कौन सा है। तो ये सब चीजें भी मैटर करती है। वो फिर कोई कोई पैनल जो है वो 10 से 15 मिनट तक का भी इंटरव्यू लेते हैं, 15-15 मिनट्स मैक्सिमम, और मिनिमम 6 to 7 मिनट्स। यस मैम। मैम, नेक्स्ट ईयर के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगी? और इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करने वाले हैं। जी, तो जो अभी मैं नेक्स्ट ईयर अपीयर होंगे स्टूडेंट, तो उनको मैं यही बताना चाहूंगी कि बस प्रेशर के साथ प्रिपेयर मत करो, फ्रीली प्रिपेयर करो। बस ये माइंड में रखो कि निकालना है, बट उसका ज्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि अगर ज्यादा टेंशन लोगे तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे। और मैथ्स वगैरह जो है, रीजनिंग है, उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के सिवा कुछ पॉसिबल नहीं है। और इंग्लिश को ऐसे नहीं कि हल्के में ले, इंग्लिश का भी देखिए, वोकेबलरी अपनी स्ट्रांग कीजिए। और मेंस के लिए ये मैंने तो मतलब ऐसे था कि मेरा बैकग्राउंड था एग्री का थोड़ा बहुत अच्छा, जेआरएफ की प्रिपरेशन की वजह से। तो फिर मैंने बस जो रिजल्ट के बाद था, प्री के रिजल्ट के बाद का टाइम ही यूटिलाइज किया है उसे, 15 डेज वगैरह। तो उस पे ही मैंने ज्यादा पढ़ाई की है मेंस की। तो आप ऐसा ना करें, अब पहले से भी कुछ कुछ पढ़ ले, क्योंकि मेरा भी ऐसे नहीं है कि मैंने ब्लाइंडली तभी उठाया था मेंस के लिए, पर पहले भी पढ़ पहले का पढ़ा रखा था। हुआ। हाँ, यस पहले भी मेरे अरुण कात्यायन के वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 मैंने पढ़ा था, इसलिए फिर मैं डायरेक्टली नीमराज सुंदा पढ़ने के लिए लग गई थी। तो मैम, वो चीज। मेरा मैम एक मेरा सवाल है, पर्सनल सवाल है, कि जी, जो अरुण कात्यायन या फिर आप नीमराज सुंदा कर रहे हैं, तो उतना ही तक रहता है या फिर उसके अलावा भी कहीं से ज्यादा क्वेश्चन आता है? या फिर नीमराज सुंदा या फिर अरुण कात्यायन को पढ़ लिया जाए तो हमारा काम हो जाएगा? इस पे थोड़ा नहीं, बताइए मैम। आप किसी भी, आप कोई भी बुक उठा लो, आपको हर एक क्वेश्चन, बस ऐसे नहीं है ना कि बस उसी से वो बुक रख ली और उसी से क्वेश्चन आ गया, ऐसे नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, जैसे कि इस टाइम जो है वो फिशरीज के क्वेश्चन और फॉरेस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे वो थोड़ा डीप लेवल के थे। जैसे कि साइंटिफिक नेम वगैरह जो थे, हम फॉरेस्ट्रीज नॉर्मली जो है उनके हम देख लेते हैं, पर कुछ कुछ चीजें ऐसे होती है कि हम पूरी कवर नहीं कर सकते। तो बेसिक नॉलेज सब स्ट्रीम्स का होना चाहिए, जैसे कि फिशरीज है, फॉरेस्ट्री है। ये जो हम मेनली एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए ये सब्जेक्ट्स जो है वो ज्यादा उनका बैकग्राउंड नहीं होता है। तो बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि नॉर्मली फिशेस के नेम्स क्या है, मरीन फिशेस, फ्रेश वाटर फिशेस वगैरह, ऐसे आपको पता होना चाहिए। और उनके डिसीजेज वगैरह पे भी क्वेश्चंस आए हैं, आप पीवाईक्यूज देखिए। पीवाईक्यूज से भी बहुत फायदा मिलता है कि क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं। वैसे रिपीट तो नहीं होते क्वेश्चन, बट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस की डेप्थ क्या होती है, हमें कितनी डेप्थ तक पढ़ाई करनी है। जैसे कि डे बाय डे अभी क्या हो रहा है कि क्वेश्चंस ज्यादा हाई लेवल के पूछे जा रहे हैं, तो आपको अपनी पढ़ाई भी थोड़ी वास्ट करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि आप बस अरुण कात्यायन पढ़ लो या नीमराज सुंदा पढ़ लो, या फिर कोई और बुक है, मुनिराज सिंह राठौर है, बहुत सारी जनरल एग्रीकल्चर की बुक्स है, तो वो पढ़ लोगे तो बस हो गया। और ऐसे भी नहीं है कि आप मल्टीपल सोर्सेस कर लो और फिर खिचड़ी बना दो अपने दिमाग में। सोर्सेस भी लिमिटेड रखो, बट ऐसे है कि आपको करंट अफेयर्स भी इम्पोर्टेंट है उसके साथ। आप एक स्टैटिक जो है वो अपना एक, जैसे कि थोड़ा बहुत अपना एग्रो, सॉइल साइंस, जो मेजर मेजर सब्जेक्ट्स है उस पे भी फोकस करना है, और करंट एग्रीकल्चर भी फोकस करना है। चलिए मैम। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें टाइम दिया, और हमें पर्सनली एक चीज सीखने को मिला कि फिशरीज का भी क्वेश्चन आता है। ये चीजें मुझे भी पता नहीं था, और आपसे इंटरव्यू लेने के दौरान मुझे ये चीज पता चला। चलिए मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू यू ऑल्सो फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एंड आई थिंक ये बहुत लोगों को हेल्प करेगा, जो अभी फ्रेशर्स है उन लोगों को, और जो अभी कंटिन्यू जो फ्यूचर में सोच रहे हैं कि उनको एएफओ का एग्जाम देना है, तो ये उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। मुझे भी अच्छा लग रहा है।
चलिए, थैंक यू। थैंक यू।